हेलो सुप्रभात दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों, यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए कुछ प्रश्नों की तैयारी करते हैं। यह क्लास है दोस्तों आप सभी के लिए 25 जनवरी 2019 के यूपीपीसीएल के द्वारा कंडक्ट करा गया पेपर का आज हम एनालाइज करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, लगा दो आग पानी में और ऐसा आग लगाओ दोस्तों कि दुनिया का कोई फायर ब्रिगेडर आपके इस आग को बुझा ना सके और ये आपके जीवन का इतिहास बन जाएगा, है ना। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज का मोटिवेशन लाइन क्या है कि हौसलों के आगे कोई नहीं होता। और ये सच्चाई है दोस्तों, हौसलों के आगे कोई नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को दोस्तों आंधियों का डर नहीं होता। इसी प्रकार से आपकी तैयारी में दोस्तों मजबूरी नहीं मजबूती होना चाहिए और उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमने एक सेशन लिया था यूपीपीसीएल टेक्नीशियन 2023-24 के अकॉर्डिंग, यानी कि हमने टोटल दोस्तों जितना कट ऑफ था 2014 से लेकर के दोस्तों जितनी कट ऑफ हो रही है ना, जितने हर साल की हर वैकेंसी की जो कट ऑफ आ रही है उसका हमने एनालाइज किया। और आप जब इस क्लास को देखेंगे आप भी अनुभव कर पाएंगे कि ये जो वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आया ना दोस्तों, कितना इंफॉर्मेटिव वीडियोज है। और साथ ही साथ दोस्तों इस क्लास का टेलीग्राम चैनल पर आपको ई नोट्स भी मिल जाएगा, इसको भी आप ज्वाइन करते रहिएगा। किसी एक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, दो कुंडली भुजाओं में उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना। ये दोस्तों मैं आपको किसी दूसरे हिसाब से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्या इसका आंसर होगा? जुड़ाव। कहने का मतलब कि दो कुंडली है और दोनों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो दोनों जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो एनर्जी होता है ना, उस एनर्जी को कभी भी हम ड्रॉप बैक नहीं करा सकते, कभी भी उसको दोस्तों हम खत्म नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, अवक्षय नहीं कर सकते उसका। मैं इसको प्रूफ करने की जरा कोशिश करता हूं। देखिएगा, आप ऐसा समझिएगा ना, आप ऐसा फीलिंग करिए दोस्तों कि ये जो ब्लैक कलर का है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। आपको ऐसा क्या करना है, ऐसा आपको फीलिंग करना है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस दिशा में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अगर इसी रोटेट करते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन में ही हम दो कॉइल रख देते हैं, है ना, बस करते हैं यार, दो कॉइल रखते हैं। मान लीजिए कि ये दो कॉइल है, ये पहली कॉइल, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? दो कॉइल रख दिया। ये दूसरी कॉइल है, ठीक है, ये दो कॉइल हमने रख दिया। आप देखिए दोस्तों, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये 50 वेबर का है। कितने का है? 50 वेबर फ्लक्स का है। तो 50 वेबर फ्लक्स जो है दोस्तों, ये ऐसा मान के चलना है 200 वोल्ट क्या कर सकता है? ये जनरेट कर सकता है। कितना? 200 वोल्टेज ये जनरेट कर सकती है। अब फ्लक्स भी एनर्जी का ही एक रूप है। अब हमने इसमें दो कॉइल रख दिया, कॉइल को हमने क्या किया? घुमा दिया, या फिर कॉइल को नहीं भी घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रही है, दोनों में क्या हो जाएगा? चुंबकीय छेदन हो जाएगी। तो इन दोनों कॉइल में, इसमें मान लीजिए दोस्तों 100 वोल्ट जनरेट हो गया और इस कॉइल में 100 वोल्ट जनरेट होगी। अब वोल्टेज भी एक एनर्जी है, फ्लक्स भी एक एनर्जी है, यानी कि पावर का जो फ्लक्स है 200 वोल्टेज जनरेट कर सकती थी और 100 वोल्ट दोनों में जनरेट हो गए। अब बताइए, एनर्जी कहीं पे ड्रॉबैक हुआ? एनर्जी कहीं पे क्षय हुआ? एनर्जी कहीं पे नष्ट हुआ? नहीं। एनर्जी पहले फ्लक्स के फॉर्म में था, अब वो किस फॉर्म में आ गया है? अब वो दोस्तों वोल्टेज के फॉर्म में आ गया है। दोनों तो है एनर्जी ही, इसीलिए कभी भी एनर्जी दोस्तों समाप्त नहीं हो सकती है। और ये जो दोनों एनर्जी है ना दोस्तों, ये जो आपका 100 प्लस 100 वोल्ट है, ये जुड़ जाएंगे दोस्तों और 200 वोल्ट हो जाएंगे। यही तो आपसे पूछा जा रहा है, यही क्या किया जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों का योग होगा या गुणा होगा या फिर भाग होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियरिफिकेशन मिल गया होगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक वायर पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा किस नियम द्वारा सिद्ध किया जाता है? आज ऐसा कंटेंट आप तक फेंकने वाला हूं ना कि दोस्तों कभी भी भूलने वाला नहीं है, सीधे आपके दिल दिमाग में उतर जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर बात जब भी आपसे अगर भूल के भी कर देना विद्युत वाहक बल की, तो देखिएगा दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। आउटपुट में दो प्रकार के हमें कंपोनेंट मिलते हैं। एक होता है दोस्तों ईजी और एक होता है टॉर्क। एक क्या होता है? टॉर्क, जनरेटेड टॉर्क, यानी कि टीजी और ईजी। ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों दोस्तों आउटपुट है। ये क्या है? आउटपुट है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों के दोनों आउटपुट है, एक है जनरेटेड ईएम और एक है जनरेटेड टॉर्क। विद्युत वाहक बल, देखिए दोस्तों, जो टॉर्क है ना, ये क्या है? एक प्रकार का बल है। क्या है? एक प्रकार का बल है। और
आउटपुट में हमें कहां से बल मिलता है, तो आउटपुट में दोस्तों हमें बल हमेशा मोटर से मिलती है। कहां से? मोटर से मिलती है। और मोटर किस रूल पर काम करता है? ये दोस्तों जो फ्लेमिंग है ना, जो फ्लेमिंग भाई साहब है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर, किस पर? लेफ्ट हैंड नियम पर, है ना। तो इसका जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर में लगेगा, क्योंकि मोटर के आउटपुट से हमें बल मिलता है, जनरेटेड टॉर्क मिलती है। जो ईजी है ये आउटपुट में हमें मिलता है, और किस में मिलता है दोस्तों? ये जनरेटर में मिलता है। किसमें? ये जनरेटर में मिलती है। इसीलिए जो जनरेटर है दोस्तों, देखिए जनरेट तो ईजी मोटर भी करता है, लेकिन आउटपुट में ना हमें सॉफ्ट पर मिलता है। देखिए ये आउटपुट हमें टॉर्क कहां पर मिलती है? हमें सॉफ्ट के माध्यम से मिलती है। लेकिन ईजी जो है ये हमें आउटपुट दोस्तों कॉइल के माध्यम से मिलती है। किसके माध्यम से? वाइंडिंग के माध्यम से मिलती है ना। और ये जनरेटर में ऐसा होता है। इसीलिए दोस्तों जो फ्लेमिंग भाई साहब है ना, इनका राइट हैंड रूल दोस्तों लगता है ना। तो कहने का मतलब जो इसका आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा हम मोटर, जब भी बल की बात करें ना दोस्तों, बल की दिशा की बात करें ना, तब मोटर पे जाना। और जनरेटेड ईएमएफ की दिशा की बात करें तो दोस्तों जनरेट तो मोटर भी करता है ईएमएफ, लेकिन आउटपुट हमें नहीं मिलता। आउटपुट के माध्यम से अगर हम देखें, आउटपुट के आधार पर देखें तो दोस्तों हमें आउटपुट बल कहां पे मिलता है? मोटर में ही मिलती है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एम्पियर का नियम कहां पर लागू होता है? तो ये दोस्तों ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन पर। कहां पर दोस्तों? जो ओवरहेड की लाइन होती है ना, उस लाइन में दोस्तों करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? करंट का डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए। आपने देख रखा होगा कि ओवरहेड की जो लाइनें होती हैं उनमें दोस्तों पांच तो नहीं, छह लाइनें, तीन लाइनें निकाली गई होती हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए ये दो लाइन गई है ना, ये दो तार है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस तार में जो करंट है वो इधर आ रही है या फिर इधर आ रही है? लेकिन आप है कि अपने जिद पे अड़े हैं, आपको जानना ही है। तो आप दोस्तों एम्पियर के नियम को फॉलो करिए, बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं। कॉर्क स्क्रू का नियम कहां पर लागू होता है? तो इसको भी सुनते चलिए दोस्तों। विद्युत धारा की दिशा, किसकी दोस्तों? विद्युत धारा की दिशा अगर आपको ज्ञात करना है, या फिर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है ना। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। इन दोनों के लिए दोस्तों आप इस नियम को काम में ले सकते हैं, है ना। कौन सा नियम? कॉर्क स्क्रू नियम को काम में ले सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए दोस्तों, आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है और एक स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर को स्क्रू में दोस्तों आप इस प्रकार से लगाइए और किसी दीवार या किसी लकड़ी में दोस्तों उसको घुसाइए। आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से उस लकड़ी में दोस्तों इस पेच को डालना है, निकालना नहीं है बाहर। अगर निकालेंगे तब दोस्तों ये ठीक, मतलब कि आपका जो रूल है ये काम नहीं करेगा। ये काम कब करेगा? जब आप पेच को कसेंगे। जब आप पेच को कसेंगे ना, तो पेच क्या करेगा? घूमेगा दोस्तों, और घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। तो जो आगे जा रही है ना, वो विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी, और जो घूमते हुए जा रही है, जिस डायरेक्शन में घूमेगी वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंटीमनी किस मैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? ये दोस्तों बड़ा आसान, इसका जो आंसर है ना वो होगा आपका डायामैग्नेट। डायामैग्नेट का दोस्तों और कौन कौन सा एग्जांपल है उसको भी आपको सुनना पड़ेगा। देखिए जो डायामैग्नेट है दोस्तों, ये होता है, इसका एग्जांपल तांबा है ना, तांबा, जिंक, प्लेटिनम है ना, तांबा, जिंक, प्लेटिनम और जल, नमक, लकड़ी। ये सब दोस्तों किसके उदाहरण हैं? ये सब के सब इसी के उदाहरण हैं। तांबा, जिंक, प्लेटिनम और आपका दोस्तों बिस्मिथ भी हो गया है ना, बिस्मिथ, एंटीमनी, ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? ये सब के सब दोस्तों डायामैग्नेट के ही क्या है? एग्जाम्पल है ना। आप नोट करते चलिएगा। और जो आपका पैरामैग्नेट है ना, इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है? इसमें दोस्तों आपका हो गया चांदी है ना, चांदी, कॉपर और एल्यूमिनियम। चांदी हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम और एंटीमनी। ये भी दोस्तों किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपका पैरामैग्नेट का। और साथ ही साथ दोस्तों इस फेरोमैग्नेट को भी लेते चलिएगा। जैसे हो गया आपका कच्चा लोहा है ना, क्या हो गया? कच्चा लोहा, रॉट आयरन, कच्चा लोहा हो गया, और एल्निको हो गया, एल्निको और एल्कोनेक्स,
एल्निको, एल्को, नेक्स, है ना। और भी कई सारे दोस्तों इसके एग्जाम्पल है, जैसे कोबाल्ट वगैरह हो गया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये दोस्तों ये एग्जाम्पल है आपके फेरोमैग्नेट के। और इनमें देखिएगा, इसमें चुंबकशीलता का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका ये डायामैग्नेट है ना, इस डायामैग्नेट की चुंबकशीलता कितनी होती है? तो वो चुंबकशीलता दोस्तों इकाई से बहुत कम होती है। कितना? बहुत कम, इकाई से बहुत कम होती है। और इसी के साथ में देखिएगा, जो पैरामैग्नेट है दोस्तों, इसका इकाई से कुछ अधिक होती है, इकाई से कुछ अधिक इसका चुंबकशीलता होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो फेरोमैग्नेट है, इसका दोस्तों इकाई से बहुत अधिक, है ना, इकाई से बहुत अधिक, यानी कि 1 से 1000 तक। कितना? 1 से 1000 तक इसकी क्या होती है? इसकी चुंबकशीलता का मान होता है। अब देखिए, आपके सामने खुद एग्जाम्पल पूछ लिया कि ये एंटीमनी किस मैग्नेटिक पदार्थ का एग्जाम्पल है। एक संतुलित नेटवर्क से संयोजित लोड के न्यूट्रल तार से किस दर का लोड करंट प्रवाहित होगा? ये दोस्तों आंसर इसका ना ऑप्शन नंबर सी होगा कि IN, न्यूट्रल करंट बराबर 0 एम्पियर। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए दोस्तों आपका ये क्या है, ये 3 वाइंडिंग है, ये 3 इस प्रकार से वाइंडिंग है जो स्टार में कनेक्टेड है ना। किस में कनेक्टेड है? स्टार में कनेक्टेड है। अब ये ट्रांसफॉर्मर का दोस्तों देखिए प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है। मान लीजिए इसमें जो लोड कनेक्ट करने की दोस्तों परमिशन मिला है ना, वो 15 वाट का। कितना? 15 वाट का। मान लीजिए दोस्तों, आपको ऐसा मानना है 15 वाट का, है ना। और इसमें भी दोस्तों 15 वाट का ही, और इसमें भी जो आप लोड कनेक्ट करेंगे वो भी 15 वाट का ही लोड कनेक्ट करेंगे, इससे अधिक आप नहीं करेंगे। ये ऐसा परमिशन मिला है। तो इस प्रकार से जब आप लोड कनेक्ट करेंगे ना, तो ये एक बैलेंस लोड कहा जाएगा। कौन सा लोड? बैलेंस लोड। अब इसमें जो न्यूट्रल दोस्तों यहां से जो ग्राउंडिंग किया गया है ना, इस ग्राउंडिंग वायर से ना 0 एम्पियर का करंट चलेगा। कितने एम्पियर का? 0 एम्पियर का करंट चलेगा। लेकिन अगर आपने गलती से भी इन तीनों फेज में से, है ना, ये है मान लीजिए आर का, ये है वाई और ये है बी फेज, अब तीनों में से किसी भी एक फेज में अगर 1 वाट का भी लोड अधिक डालेंगे ना, तो 1 वाट का जो लोड है वो जितना करंट लेगा ना दोस्तों, वो करंट सीधे कहां कम बैक हो जाएगी? वो ग्राउंड हो जाएगी। तब जाकर के इस न्यूट्रल से क्या होगा? करंट प्रवाहित होगी। अन्यथा बैलेंस लोड पर कभी भी दोस्तों करंट का प्रवाह होता ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपनी मंजिल की ओर। 3 फेज सप्लाई से कनेक्टेड प्रतिरोधी परिपथ की शक्ति के लिए सही सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जब तक जिंदाबाद है तब तक आगे हमें और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसमें जो cos फाई है ना दोस्तों, इसमें जो cos है, इसमें जो cos है ये किसको बताती है? ये cos दोस्तों बताती है पावर फैक्टर को। किसको? ये पावर फैक्टर को बताती है। और जो ये जो फ्लक्स है दोस्तों, ये करंट प्लस वोल्टेज के बीच का दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल डिग्री में अंतर है ना, कौन सी? इलेक्ट्रिकल डिग्री की जो अंतर है ना, उसको ये बताती है कि करंट और वोल्टेज में इलेक्ट्रिकल रूप से कितने डिग्री का फर्क है। और जो IL है दोस्तों, ये 2 लाइन के बीच का करंट है ना। ये क्या बताएगी? 2 लाइन के जो बीच है दोस्तों, बीच का करंट, यानी कि 2 लाइन में कितने एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। और जो VL है ये बताएगी दोस्तों 2 लाइन के बीच में वोल्टेज कितना चल रहा है ना, 2 लाइन के बीच में वोल्टेज का मान कितना है, उसी को बताएगी लाइन, वही बताएगी लाइन वोल्टेज का मान। इसी के साथ में जो √3 है ना दोस्तों, ये √3 किसको बताएगी? ये दोस्तों फेज को बताती है। किसको? ये फेज एंगल को बताएगी, है ना। अब ध्यान रखिएगा, जो 3 फेज सप्लाई है ना दोस्तों, सिंगल फेज सप्लाई की तुलना में दोस्तों इसमें 73% अधिक पावर हमें मिलती है। पावर कितना मिलेगी? 73% पावर जो है वो अधिक मिलती है। इसीलिए दोस्तों 3 फेज सप्लाई को इकोनॉमिकल सप्लाई भी कही जाती है। तो ये रहा दोस्तों इस क्लास का टोटल क्वेश्चन। अब आपको कमेंट करना है और शिद्दत से लिखना है कि इस क्लास में कितना मजा आया और ये जो क्लास है आपके लिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट था। हर क्वेश्चन आपके फेवर में था, हर क्वेश्चन से इतना डीपली में आपको रूबरू कराया कि अगर इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों सही आंसर करके सिलेक्शन ले सकते हैं, है ना। जब दोस्तों बात सिलेक्शन की होती है ना, तो थोड़ा इमोशनल हो जाया करते हैं स्टूडेंट, और उनका इमोशनल होना भी दोस्तों लाजमी है, ठीक है ना।
तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हम बहुत ही जल्द आने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब, ये तो आपके हक में है, ये तो आपके फेवर और आपके हाथ में है ना। चलिए कल फिर से मिलते हैं दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का पूरे इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।